साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा और हेडलाइंस के बाद सीधे बात करते हैं खबरों की। और आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ शुरुआत करेंगे, जहां संसद सत्र का आज से आगाज हो रहा है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज शुरू हो रहा है। संसद का सत्र आज से 3 जुलाई तक चलेगा। आज 280 नवनिर्वाचित सांसदों को प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे, जबकि कल यानी कि 25 जून को 264 नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे। इसके बाद 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है। राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू 27 जून को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी और फिर 3 जुलाई तक दोनों सदन की कार्यवाही चलेगी। आज प्रोटेम स्पीकर प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएंगे। साथ ही साथ 280 नवनिर्वाचित सांसदों का भी आज शपथ ग्रहण समारोह होना है। प्रधानमंत्री के शपथ के बाद कैबिनेट मिनिस्टर्स को शपथ दिलाई जाएगी। सीधे रुक करते हैं, हमारे सहयोगी सुशील कैसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। जी सुशील, आज 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, कैसी तैयारियां नजर आ रही हैं? प्रधानमंत्री के साथ साथ 280 नवनिर्वाचित सांसद भी आज शपथ ग्रहण करेंगे। सुशील जी बिल्कुल जास्मिन, देखिए साफ तौर से लोकसभा की खूबसूरती यही कही जाती है कि एक नई सरकार आज लोकसभा में अपने अपने पद का कहीं ना कहीं अपने पद को स्वीकार करेंगी और राष्ट्रपति फिलहाल इसकी इजाजत देंगे। 10 बजे महतबी भर्तरी मेहताब जो फिलहाल बीजेपी की सांसद हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर फिलहाल नियुक्त किया गया है, जो 10 बजे महामहिम राष्ट्रपति के पास जाकर शपथ लेंगी और उनके साथ किरण रिजिजू जो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हैं वो उनके साथ मौजूद रहेंगे। और जैसा भी आपने बताया कि 280 सांसद जो नवनिर्वाचित होंगे वो आज अपने पद का शपथ लेंगे। सबसे पहले कार्यपालिका के आधार पर अगर देखा जाए तो जो उनका मुखिया होता है यानी कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो सबसे पहले शपथ लेंगे। उसके बाद कैटेगरी वाइज तमाम जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, फिर राज्य मंत्री हैं, ये तमाम लोग फिलहाल शपथ लेंगे। इस पूरे मामले को अगर देखा भी जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं प्रोटेम स्पीकर के मामले में घमासान करने के मूड में है। कांग्रेस के कई सांसद कहीं ना कहीं इसका विरोध जता चुके हैं। तो ये माना जा सकता है कि जो मानसून सत्र शुरू हो रहा है उसमें दोनों तरफ से बहुत ज्यादा गर्मजोशी और बहुत ज्यादा घमासान देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात इस मामले में यह है कि 28 जून को सरकार दोनों सदनों में चर्चा शायद करवाए राष्ट्रपति के अभिभाषण का और 2 जुलाई तक इस पूरे मामले में एक नई रूपरेखा देखने को मिले। लेकिन जिस तरह से तमाम सांसद अब नई चुनी हुई सरकार को लेकर अब आगाज करेंगे, लोकसभा के मंदिर में प्रवेश करेंगे जहां पर देश की तमाम जनता की बातों को समक्ष रखेंगे, ऐसे में सरकार के पास इस बार चुनौती बहुत है। नीट का मामला हो, एनटीए का मामला हो, तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें विपक्ष उनको जरूर सदन में घेरने की कोशिश करेगी और प्रधानमंत्री से उनका जवाब मांगेगी। लेकिन जिस तरह सरकार ने अपनी कार्रवाई की है, नीट के मामले की अगर बात करें जैस्मिन, या एनटीए की बात करें, इन तमाम पहलुओं पर सरकार ने अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर दिया है। तो अब ये देखना है कि आज दोनों तरफ से कितनी गर्मजोशी देखने को मिलती है और विपक्ष कहां हंगामा करता है, कहां हंगामा नहीं करता है। लेकिन 18वीं लोकसभा की शुरुआत हो रही है, आगाज हो रहा है, पहला मानसून सत्र है चुनी हुई सरकार का। तो देखना है कि इस चुनी हुई सरकार के लिए कितना चुनौतीपूर्ण दिन रहता है आने वाला 3 जुलाई तक का समय। जी बिल्कुल बिल्कुल सुशील, और मुद्दे तो बाद में उठाए जाएंगे, लेकिन उससे पहले आज का और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, जहां 280 नवनिर्वाचित सांसद शपथ ग्रहण करेंगे और उसके बाद 264 सांसद कल शपथ ग्रहण करेंगे। बहुत शुक्रिया सुशील जुड़ने के लिए हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और 1960 की सिंधु जल संधि के सिलसिले में पाकिस्तान से 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल विश्व बैंक के तटस्थ प्रतिनिधियों के साथ जम्मू पहुंचा है। ये प्रतिनिधिमंडल अगले कुछ दिनों के दौरान विभिन्न बांधों का दौरा करेगा। अनुच्छेद 370 और 35A के हटने के बाद सिंधु जल संधि पर पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल की जम्मू कश्मीर की पहली यात्रा है। सिंधु जल संधि के तहत भारत पाक प्रतिनिधिमंडल हर साल कम से कम एक बार मुलाकात करते हैं। गौरतलब है कि संधि पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षर किए थे और नदियों के जल के वितरण को लेकर ये संधि साझा की गई थी, जिसमें तत्कालीन पुनर्निर्माण और विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक, जिसे आज की डेट में विश्व बैंक कहा जाता है, उसने इसमें मध्यस्थता की थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
जहां पाकिस्तान से एक प्रतिनिधिमंडल यहां पहुंचा हुआ है और कई बांधों का और नदियों का दौरा इनके द्वारा किया जाएगा। तो कुछ दिनों तक ये प्रतिनिधिमंडल अब कश्मीर में रहेगा और यहाँ की नदियों का, बांधों का उनके द्वारा दौरा किया जाएगा, जायजा लिया जाएगा। और हर साल इसी तरह से एक प्रतिनिधिमंडल सिंधु जल संधि के तहत बांधों का और नदियों का दौरा करने के लिए पहुंचता है। गौरतलब है कि अनुच्छेद 370 और 35A के हटने के बाद ये पहला मौका है जब इस तरह से प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये बीती रात को प्रतिनिधिमंडल यहां पर पहुंचा हुआ है और अब इनका दौरा औपचारिक तौर पर शुरू होगा। इसमें ना ही सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत की तरफ से भी एक प्रतिनिधिमंडल शामिल है, जो अलग अलग बांधों का और किस तरह से पानी का वितरण संधि के हिसाब से किया जा रहा है, इन तमाम पहलुओं पर जांच की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। आगे बढ़ते हैं और रुख करेंगे रियासी से खबर का, जहां बस हमला मामले में पुलिस को एक और कामयाबी हासिल हुई है। आरोपी हाकिम दीन से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि हाकिम दीन का पड़ोसी भी आतंकियों की साजिश में शुमार था। रियासी पुलिस ने पड़ोसी मोहम्मद फारूक को हिरासत में ले लिया है, उससे लगातार पूछताछ जारी है। वहीं पुलिस महानिदेशक आर स्वैन ने कहा है कि रियासी में 6 गिरफ्तारियां हुई हैं और घटना की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। रियासी पर आतंकी हमले की घटना की जांच एनआईए को सौंपी गई है। पुलिस महानिदेशक ने यह भी कहा कि वो चाहते हैं कि पेशेवर एजेंसियां हमलों की जांच करें। कठुआबली जो इंसिडेंट है, इसमें गिरफ्तारियां हुई हैं। लास्ट जो मुझे याद है 6 के तक हुआ है, पर इस केस जो है अभी एसआईए को सौंप दिया गया है। और रियासी वाली जो अटैक है वो एनआईए को दे दी गई है। पर जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि उसमें एक जो अहम उसमें जो कॉन्स्पिरेटर था वो अरेस्ट है और उसकी इंसाफ पर, उसकी डिस्क्लोजर्स पर, उसकी इंटरोगेशन के बाद जो बाकी फॉलोअप एक्शन है वो कुछ हद तक अभी एक कॉन्फिडेंशियलिटी के दायरे में है। और इन्वेस्टिगेशन में जब एनआईए इसको ले चुकी है तो उस पर, उस इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीडिंग्स के बारे में पब्लिक डोमेन में बात करना शायद ठीक नहीं रहेगा। इन्वेस्टिगेशन में एक एसआईए को जा चुका है, एक एनआईए को जा चुका है और हम एक्टिवली कंसिडर कर रहे हैं कि इस तरीके की जो टेरर अटैक्स हैं तो वो ज़्यादातर प्रोफेशनल एजेंसीज को जाए ताकि वो सस्टेन्ड तरीके से इसको आगे इन्वेस्टिगेशन करें। इनकी कॉन्स्पिरेसी, इनकी जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जिन लोगों ने फैसिलिटेट करा है, जिन लोगों ने इसको एड और अबेट करा है, उसके सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन में जो लोग आएंगे उसको करने के लिए एक प्रोफेशनल तरीके से एजेंसीज को दी गई। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 1-1.5 महीने में ये बात ज़रूर है कि फॉरेन टेररिस्ट्स हमारे जम्मू कश्मीर में शायद और कहीं नहीं है। जम्मू कश्मीर में हमारा एक स्पेशल लॉ है, एनिमी एजेंट एक्ट या ऑर्डिनेंस। वो इसलिए बना है कि जब फॉरेन रेडर्स, फॉरेन लोग, खासकर पाकिस्तान, जब वो लोग फॉरेन इन्वेडर्स या रेडर्स, यही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसमें, अगर वो आ जाते हैं और सिविल स्ट्राइक फैलाने के लिए, दहशत फैलाने के लिए, गवर्नमेंट को तितर बितर करने के लिए, वो आके जब हमको मारने के लिए, हमारे निहत्थे लोगों को मारने के लिए, बिल्कुल बेकसूर लोगों को मारने के लिए आ जाते हैं और उनको जो साथ देता है, उनको एनिमी एजेंट के तहत आई एम श्योर हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज लिए हैं उसको, उसके दायरे में लाएंगे इनको और इनको सजा दिलवाएंगे। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आगे आपको अमरनाथ यात्रा से जुड़ी खबर देंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का।
भी मौसम ने बदली करवट, डल झील में बारिश और से सुहाना हुआ मौसम, पर्यटकों के चेहरे खिले। पुंछ में बारिश से किसानों के चेहरे खिले, बारिश थमने के साथ ही पुंछ के भारत पाकिस्तान और ब्रेक के बाद रुख करते हैं एक बार फिर से बड़ी खबर का, जहां 1960 की सिंधु जल संधि के सिलसिले में पाकिस्तान से 5 संसदीय सदस्य प्रतिनिधिमंडल विश्व बैंक के तटस्थ प्रतिनिधियों के साथ जम्मू पहुंचा है। ये प्रतिनिधिमंडल अगले कुछ दिनों के दौरान विभिन्न बांधों का और नदियों का दौरा करेगा। गौरतलब है, अनुच्छेद 370 और 35 के हटने के बाद सिंधु जल संधि पर पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल की जम्मू कश्मीर की ये पहली यात्रा है। सिंधु जल संधि के तहत भारत पाक प्रतिनिधिमंडल हर साल कम से कम एक बार मुलाकात करते हैं और आपको ये बता दें कि सिंधु जल संधि पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने सितंबर 1960 के महीने में हस्ताक्षर किए थे और तभी से ये सिलसिला यूं ही चला आ रहा है। और प्रतिनिधिमंडल हर साल जम्मू कश्मीर का दौरा करता है, बांधों का दौरा करता है, किस तरह से पानी का वितरण किया जा रहा है। नदियों के जल वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच ये संधि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और हर साल इसकी समीक्षा करने के लिए प्रतिनिधिमंडल यहां पर दौरा करते हैं। सीधे रुख करते हैं जम्मू का। समीर हमारे सहयोगी से खबर पर जुड़ गए हैं। जी समीर, सबसे पहले तो बताएं ये प्रतिनिधिमंडल कितने दिनों तक यहां पर रहेगा और किस तरह से ये दौरा संचालित किया जाएगा और क्या कुछ इस दौरे के मुख्य बिंदु रहेंगे? समीर देखिए, सबसे बड़ी बात है जैस्मीन की जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें पाकिस्तान की जो ऑब्जेक्शन है, देखिए उन्होंने फिर वर्ल्ड बैंक को भी 2015 चलिए समीर से दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान की आपत्ति का इसमें जिक्र किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारी टीम का उनको 2000 समीर से लगातार संपर्क करने की कोशिश जारी। समीर से दोबारा जुड़ेंगे। आपको बता दें कि समीर हमें जानकारी दे रहे हैं क्योंकि प्रतिनिधिमंडल जम्मू में ही मौजूद है और यहाँ पर नदियों के जल वितरण और के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वैली जो ये ट्रीटी है, सिंधु जल संधि जिसे कहा जाता है, 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति अयूब खान ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। विश्व बैंक ने इसकी मध्यस्थता की थी और आज भी विश्व बैंक के ही एक प्रतिनिधिमंडल के साथ पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल यहां पर पहुंचा हुआ है और समीक्षा की जाएगी किस तरह से पानी का वितरण पाकिस्तान को किया जाता है और जो बांध हैं वहां पर भी समीक्षा की जाएगी। और अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद किसी पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का ये पहला भारत का दौरा है। समीर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी समीर, आप जानकारी दे रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। देखिए, अब ये जो 5 मेंबर कमेटी है, जो इंडस वाटर कमेटी है, जो पाकिस्तान की तरफ से जो उनकी टीम है, इनका दौरा है और इसे आज वो किश्तवाड़ जाएंगे। किश्तवाड़ में रैटले प्रोजेक्ट है, वहां पे उस पे जो 850 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, पावर प्रोजेक्ट है, उस पर भी इनकी ऑब्जेक्शन है। इसी तरह से किशन गंगा प्रोजेक्ट जो है कश्मीर वैली में, उस पे भी इनकी ऑब्जेक्शन है। इनकी ऑब्जेक्शन ये है कि जो वाटर ट्रीटी है, वाटर जो है, जो एक ट्रीटी हुई थी 1960 में, जिसके हिसाब से जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो रिवर्स हैं, 5 रिवर्स हैं, उसमें जो वाटर फ्लो है उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था जिसमें हिंदुस्तान को कितना मिलेगा, पाकिस्तान को कितना मिलेगा। तो इनका ये ऑब्जेक्शन है कि उसकी वायलेशन हो रही है और जो किशन गंगा प्रोजेक्ट, रैटले प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट जब बन रहे हैं तो एक तो उनकी हाइट पर उनको ऑब्जेक्शन है और दूसरा उनको लग रहा है कि इन प्रोजेक्ट्स के बनने से जो वाटर फ्लो है पाकिस्तान की तरफ वो कम हो रहा है। तो अब ये टीम आई है, आज वो किश्तवाड़ का दौरा करे, न सिर्फ रैटले प्रोजेक्ट बल्कि कई और प्रोजेक्ट्स का वो वहां पे इंस्पेक्शन करेंगे और उसके साथ साथ फिर और कई जगहों पे उनके जाने का प्रोग्राम है। लेकिन एक चीज तो ये है कि हिंदुस्तान ने जितने भी पाकिस्तान के ऑब्जेक्शंस हैं उनको हमेशा रिजेक्ट किया है। उनका ये कहना है कि कोई भी वायलेशन नहीं हो रही है और जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं
चाहे किशनगंगा हो, चाहे रैटले प्रोजेक्ट हो या कोई और, उसमें हम पूरे जो इंटरनेशनल मापदंड है उनका हम पालन कर रहे हैं। जो वर्ल्ड बैंक ने जो डायरेक्शंस दी हैं या इंटरनेशनल जो रूल है उसके हिसाब, और जो ट्रीटी में जो समझौते में जो बिंदु है उसी पर हमारा काम चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान की ऑब्जेक्शन है और पाकिस्तान की जो टीम है वो अब खुद अपनी तरफ से ये मुआयना करेगी, पूरा देखेगी, और उसके बाद क्योंकि इंडियन ऑफिशियल्स भी उनके साथ रहेंगे तो उसके बाद वो क्या उनको मिलता है वहां पे या क्या उनकी रिपोर्ट होगी वो तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल उनकी ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा उन जगहों पे जाए, ऑन स्पॉट सर्वे करे जहाँ पे उनकी ऑब्जेक्शन है, और वो ऑब्जेक्शन को देखने के लिए और या ऑन स्पॉट सर्वे करने के लिए ही वो ये जो टीम है ये जा रही है। और बाहरी सिक्योरिटी के बीच कल शाम देर शाम ये जम्मू के रेडिसन होटल में पहुंचे थे और आज सुबह ये निकले हैं हेलीकॉप्टर के जरिए। समीर, इसमें महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद किसी पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल का ये पहला दौरा है और निगाहें सभी की इस पर टिकी होंगी और ये बिंदु अपने आप में महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये तो महत्वपूर्ण ही है क्योंकि धारा 370 हटने के बाद जो पूरी तरह से नक्शा ही चेंज हो गया है। और अगर हम इंटरनेशनल फोरम में बात करें तो पाकिस्तान अब इस तरह से बात नहीं कर पाता जिस तरह से वो पहले कर पाता था, क्योंकि अब धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान की जो एक उससे पहले हटने से पहले जो उसका एक क्लेम होता था या वो जोर जोर से उठाते थे वो अब चीज नहीं रही है और इसका फायदा हिंदुस्तान को मिला है। और लेकिन ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके हिसाब से वो अपनी बातें चीजें करेंगे, वहां देखेंगे, ऑन स्पॉट सर्वे करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है और जो उनका विजिट है उस पर सबकी नजरें रहेंगी और क्या क्या वो वहां से निकलता है उनको वो उस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। जी समीर, नजर आप बना के रखें, ये दौरा महत्वपूर्ण है और जुड़ेंगे आपसे, जानेंगे क्या क्या इसमें हुआ। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। और चलिए हम आगे बढ़ेंगे खबरों में। और इस साल की अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होने जा रही है। यात्री निवास जम्मू में व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया जा रहा है और सभी एजेंसियां अब इन व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में लगी हैं। वहीं तीर्थयात्री अब अगले कुछ दिनों में आने वाले हैं। कुछ तीर्थयात्री पहले ही आ चुके हैं और कुछ ने अभी तक तीर्थयात्रा के लिए पंजीकरण नहीं कराया है। इस साल की श्री अमरनाथ यात्रा के शुरू होने में मात्र अब 6 दिन रह गए हैं। 29 तारीख को यात्री निवास जम्मू से ही पहला जत्था कश्मीर के लिए बालतल और पहलगाम के लिए रवाना होगा। और अगर हम व्यवस्था की बात करें या तैयारियों की बात करें तो उनको अब फाइनल टच दिया जा रहा है। यात्री निवास के सामने हम खड़े हैं इस वक्त, जम्मू के यात्री निवास बेस कैंप के सामने। और अगर हम यात्रा की ओवरऑल अरेंजमेंट्स की बात करें तो जो तैयारियां हैं यात्री निवास के अंदर या बाहर, उन व्यवस्थाओं को अब फाइनल टच दिया जा रहा है। यहाँ पे यात्री जब यहाँ पहुंचेंगे इस यात्री निवास में, उनको कोई भी असुविधा ना हो, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की गई। कल यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी भी आए थे, ड्यूकॉम जम्मू भी आए थे, इसी तरह से डीसी जम्मू, टूरिज्म, जम्मू म्यूनिसिपलिटी, पीएचई, पीडीडी और बाकी जितने भी अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऑफिशियल्स ने लगातार कई दिनों से यहाँ पे डेरा जमा के रखा हुआ है। और अगर हम इस बिल्डिंग की बात करें जो ये यात्री निवास है, इस यात्री निवास में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनको ऑलमोस्ट कंप्लीट किया गया है। यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज की अगर हम बात करें, यहाँ पे लोगों को जो यहाँ पे आएंगे उनको बाकी सुविधाएं मिले, उसके लिए जितने भी जो अरेंजमेंट्स है वो तैयारियां पूरी की गई। इसी कनेक्शन में हमें एक मिला है। क्या नाम है आपका? प्रकाश। आप कहाँ से हो? राजस्थान पाली। अच्छा, आप यात्रा करना चाहते हो? तो अभी कहाँ गए थे आप? अभी वैष्णो देवी। अच्छा, वैष्णो देवी से आप अमरनाथ जाना चाहते? अमरनाथ जाना चाहते। अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया आपने? अभी नहीं किया, अभी करवाएंगे। करवाओगे? अच्छा, तो देखिए इन्होंने अपना सारा सामान भी अपने साथ लाया क्योंकि ये यात्रा करने गए थे वैष्णो देवी की यात्रा करने के बाद और अब अमरनाथ यात्रा के लिए जाना चाहते हैं। इन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया। कुछ लोग, देखिए पिछले साल भी इसी तरह की व्यवस्था बनी थी कि कुछ लोग रजिस्ट्रेशन जिनकी नहीं हुई थी वो फिर भी आए थे। तो यहाँ पे एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जो डिपार्टमेंट ने पहले या श्राइन बोर्ड ने पहले ही एक प्रोसीजर प्रोटोकॉल के जरिए रूल्स बनाए हैं कि जो रजिस्टर्ड यात्री हैं उन्हीं को आगे जाने की इजाजत मिलेगी। तो जो ये आए हैं राजस्थान से, अब इनको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद ही इनका नंबर आके फिर
ये आगे जा सकते हैं। तो व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें या अरेंजमेंट्स की बात करें, पूरी तरह से कंप्लीट है और अब इंतजार है 29 जून का सुबह जब एलजी मनोज सिन्हा यहाँ पे फ्लैग ऑफ करेंगे पहले जत्थे को और उसके बाद लगातार ये तकरीबन 50 दिन यात्रा चले। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और श्री अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होने जा रही है। यात्रा के लिए बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के पहुंचने की उम्मीद है। इस तीर्थ यात्रा को आरामदायक बनाने में न केवल सरकार बल्कि सामाजिक और धार्मिक संगठन भी बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। लंगर सेवक तीर्थयात्रियों की भोजन संबंधी जरूरतों को पूरा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। कई लंगर मालिक पहले ही जम्मू कश्मीर यात्री निवास पहुंच चुके हैं और अब शेड स्थापित करने और पूरी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने में व्यस्त हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा 30 जून से शुरू हो रही है। 29 जून को जम्मू के यात्री निवास से, जो कि फर्स्ट बेस कैंप है, यहाँ से पहला जत्था रवाना होगा। और अगर हम इस यात्रा की बात करें, अमरनाथ यात्रा की, तो इसमें बहुत सारे लोग अपनी कंट्रीब्यूशन देते हैं और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो लंगर सेवा होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और लखनपुर से लेकर केव तक हम देखते हैं कि सैकड़ों की तादाद में जो लंगर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसमें लोगों को, जो यात्री हैं, जो दूर दराज इलाकों से, दूर दराज स्टेट से, रियासतों से यहाँ पे पहुँचते हैं, उनको फ्री में खाना मिलता है। उनको जो भी सुविधाएं हैं, ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो, मील्स हो, टी हो, हर तरह की, और ड्रिंकिंग वाटर जो है वो फ्री में मिलता है, जूस मिलता है। फिर एक बार ये यहाँ पे लंगर इनका चलने वाला है 1-2 दिन में। इन्हीं से बात करते हैं। दीपक जी, कितने दिनों से, कितने, आपने 24 साल बोला है, तो इस साल आप कब पहुंचे यहाँ पे? इस साल हमारा ये 24वीं यात्रा है भंडारे की, और चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी, हम लोग दिन प्रतिदिन हर साल कुछ नया करने के लिए आते हैं, ताकि सेवा से हम लोगों का, यहाँ पे अमरनाथ यात्रा में जितने भी भंडारे लगते हैं ये सभी मानव सेवा पे समर्पित हैं। विश्व का एक आगे बढ़ेंगे खबरों में। और जम्मू कश्मीर की मजलिस इमामिया के इकोनॉमिक्स पैनल ने मागाम जोन के सहयोग से मरकजी इमाम बारगाह यागीपुरा मागाम में रोजगार के बारे में जानकारी के हवाले से एक कार्यशाला का आयोजन किया। सरकारी विभागों और गैर सरकारी संगठनों के विभिन्न विशेषज्ञों ने युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के संसाधनों की जानकारी दी। और इस कार्यशाला में सवाल जवाब का सत्र भी आयोजित हुआ, जिसमें बेरोजगार युवाओं को रोजगार पाने के लिए उपयोगी टिप्स दिए गए। पहले तो मजलिस उलमा इमामिया का हम शुक्रगुजार है कि उन्होंने आज मागाम यागीपुरा में ऐसा एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का प्रोग्राम आज के दौर में किया, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जवान एक कन्फाइंड सोच रखता है कि उसने एक फील्ड में कोई डिग्री हासिल की है, बस उसी में जॉब है और गवर्नमेंट जॉब है खाली। आज के इस प्रोग्राम में हमें पता चला कि नहीं, और भी सारे फील्ड्स है, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स है, स्कीम्स हैं, जिससे एक जवान एक तो खुद के लिए भी कमा सकता है और दूसरों को भी रोज़गार फराहम कर सकता है। और इसमें पूरी अच्छे तरीके से हमें जो यहाँ पे एक्सपर्टीज़ थे उन्होंने हमें जानकारी दी और हम उनका भी शुक्रगुजार। इस पैनल में, इस वर्कशॉप में बहुत सारे एक्सपर्ट्स को मदऊ किया था, जिन्होंने हमारे बच्चों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी कि किस फील्ड में आप जा सकते हैं, कौन कौन सी स्कीमें गवर्नमेंट ने फराहम की है। ये आज के वक्त में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। जो ऐसे प्रोग्राम्स है, मुझे लगता है कि हर एक डिपार्टमेंट, यानी जो प्राइवेट इदारे हैं, चाहे वो इस्लामी तंजीमें हैं या गैर इस्लामी तंजीमें हैं, उनको आगे आना चाहिए, अपनी नौजवानों के लिए ऐसे प्रोग्राम्स फराहम करने चाहिए। बहुत सारे डिपार्टमेंट, मसला एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है या यहाँ पर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से माहिरीन आए हैं, तो जो लोगों को आगाही देंगे कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट स्कीम्स जो है, तो उन स्कीमों के ज़रिए कैसे सरकार लोगों। आगे बढ़ेंगे और गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर की ओर से टंगमर्ग में एक मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसमें घाटी के कई प्रतिनिधि कवियों ने हिस्सा लिया। मुशायरे की सदारत फोरम के अध्यक्ष सैयद बशीर कौसर ने की और मशहूर शायर शहनाज रशीद मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। प्रमुख सामाजिक स्वयंसेवक मुख्तार अहमद मुंशी बतौर गणमान्य अतिथि मजलिस में मौजूद रहे। फोरम के महासचिव गुलशन बदरानी के स्वागत भाषण दिया और मुशायरे में कवियों ने अपनी शायरी से लोगों का मन मोह लिया। मल्टीलिंगुअल मुशायरे का हमने एहतमाम किया है। मुख्तलिफ ज़बानों के शुअरा मदऊ हुए हैं जो यहाँ अपना कलाम पढ़ेंगे। तो इससे अदबी खदमत के साथ साथ एक समाजी बेदारी का हिस्सा भी है इसमें, और लोगों को
कल्चर और सकाफत से ये रोशनास भी किया जाता है। और इस तरह हम हमेशा की तरह अपनी खादमी खिदमत अंजाम देते रहते हैं। जेन्युइन अदब की जब हम बात करते हैं, इसमें जो शोरा हजरात इस मुशायरे में शामिल हुए वो सब के सब जेन्युइन शोरा थे और अदब के हवाले से उनमें अदब की परख है और वो जानते हैं अदब अपनी ज़बान और अदब को किस तरह, अपनी सकाफ़त को, कल्चर को किस तरह आगे ले जाना है और किस तरह अपनी इस कश्मीरी ज़ुबान की खिदमत करनी है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात करते हैं हिमाचल की।